यस, ओके। सो रूपी डेप्रिसिएशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो अब रूपी डेप्रिसिएशन एंड इट्स इम्पैक्ट, दिस इज अ वेरी वाइड टॉपिक, बिकॉज देखिए इसके इसको देखने के तीन चार नजरे तरीके हो सकते हैं। पहला, कि रूपी डेप्रिसिएशन किसी के लिए फायदा है तो किसी के लिए नुकसान है। एंड ओवरऑल आपको ये देखना है कि आपकी अभी नीड क्या है। अगर एक इकोनॉमी की नीड है, अब जैसे पहले ये समझ लेते हैं कि फायदा किसके लिए और नुकसान किसके लिए। तो जाहिर सी बात है, जैसे आईटी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर आईटी सॉल्यूशंस वर्ल्ड को प्रोवाइड करती हैं। बिल डॉलर में रेज होते हैं। डॉलर में रेज होने के बाद जब पैसा आता है तो जब वो रुपी में कन्वर्ट होता है, अगर रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो ज्यादा यू गेट मोर रुपी आउट ऑफ ईच डॉलर। सो अल्टीमेटली आपका जो टॉप लाइन है, आपको आपका इंप्रूव होता है, या बॉटम लाइन भी इंप्रूव होता है, कुछ होता है। अब बात आती है कि ये तो हो गई आईटी सेक्टर की बात। इसी तरह से जितने एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए है कि हमारा जो सामान है वो चीप हो जाता है। चीप होने की वजह से कॉम्पिटिटिव एज होती है, जिससे हमारे प्रोडक्शन सेक्टर को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट होता है। इसके साथ जो बाहर का प्रोडक्ट है वो कॉस्टली हो जाता है, बिकॉज जब वो डॉलर में आएगा तो उसके लिए यू नीड मोर मनी, मोर रुपी टू स्पेंड टू परचेज इट। तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसका भी बेनिफिट मिलता है, बिकॉज कंपटीशन लोकल मार्केट में लोकल कंपनीज के लिए फेवरेबल हो जाता है। नौ, जैसे मैंने पहले बताया कि ये आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हमें क्या चाहिए। व्हाट इंडिया वांट्स टुडे इज अ रॉबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपका मैन्युफैक्चरिंग जितना होगा, आप जितना सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, आपकी कंपनीज जितनी यहाँ ग्रो करेंगी उतना आपके लिए अच्छा है। जितने आपके एक्सपोर्ट्स ग्रो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आपका इंपोर्ट कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके कंट्रोल में क्या है, और ये देखना है कि रूपी डेप्रिसिएशन से आपको नुकसान क्या हो रहा है। फायदे तो मैंने बता दिए, आईटी सेक्टर का फायदा है, एक्सपोर्ट का फायदा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा है। कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन कम होता है, उसके वजह से लोकल मार्केट को भी फायदा है। लेकिन नुकसान कहाँ है? रूपी डेप्रिशिएशन होने से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट। हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ जाता है। और वहां पर जो सबसे बड़ी चीज है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं वो ऑयल है, वो नेचुरल गैस है, एसेंशियल्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। एंड अगर आपका रुपी डिप्रिसिएट कर रहा है तो आपका जो इंपोर्ट बिल है वो बड़ा होगा। इंपोर्ट बिल बड़ा होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेंगे। इसके साथ आपने, हर कंट्री के जैसे फॉरेन लोन्स होते हैं वैसे हमारे भी फॉरेन लोन्स हैं। अब फॉरेन लोन्स के ऊपर आप इंटरेस्ट तो ऑलरेडी चुका रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर इंटरेस्ट रेट के साथ अगर रुपी भी डेप्रिशिएट कर रहा है तो आपको मोर रुपी स्पेंड करना पड़ेगा देन व्हाट यू एक्चुअली गॉट व्हेन यू टुक द लोन इन डॉलर टर्म्स। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी मिली। सो ये दो सबसे बड़े नुकसान। अब जैसे कि मैंने बताया कि यू नीड टू डिफाइन योर प्रायोरिटीज, कि आज आपकी प्रायोरिटी क्या है। एक प्रायोरिटी तो है कि भाई हमको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, बिकॉज उसको बढ़ाए बिना कोई भी कंट्री प्रॉस्पर नहीं कर सकती। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और देखना है कि आपके कंट्रोल में क्या है। क्या आपके कंट्रोल में ऑयल है? नहीं है। क्या आपके कंट्रोल में उसका कंजम्पशन है? नहीं है। क्या आपके कंट्रोल में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना है विदाउट यूजिंग द रुपी? नहीं है। क्या ग्लोबल कमोडिटीज लाइक गोल्ड सिल्वर को आप नहीं कर सकते? तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपेरेटिव क्या होता है कि भाई मेरे पास एक ही हथियार है अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को हर कीमत पे बचा के रखने के लिए, कि मैं किसी भी तरह अपने एक्सपोर्ट को, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने। क्योंकि तेल तो हमको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे हम एक्सपोर्ट करें या ना करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करें या ना करें, कुछ भी हो ना हो, हमें तेल तो खरीदना पड़ेगा। ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है, गिर सकता है,
भी हो सकता है, बट द रिक्वायरमेंट इज गोइंग अप, ऑल्दो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ा उसमें हमें हेल्प हुई है, थोड़ा उसमें कट डाउन भी हुआ है, बट गिवन द सर्कमस्टांसेस हम प्राइस को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। तो जब आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और इसका इंपोर्ट एमिनेंट है, वो करना ही पड़ेगा, तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि किसी भी तरह अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, उसको किसी भी तरह इतना बढ़ा के रख सकें कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ना बढ़े और हमारे पास सरप्लस ग्लोबल रिजर्व्स हो। तो अगर आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, अगर आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, आपको अपनी आईटी सर्विसेज, जो सर्विस एक्सपोर्ट आप करते हो, उसके रेवेन्यूज को स्टेबल रखना है, तो और इनफैक्ट बढ़ा के रखना है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए रूपी डेप्रिसिएशन इज अ वेरी वेरी की एलिमेंट। वो आपको फर्स्ट हैंड कंपटीशन देता है, एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप चाइना को ले लीजिए। जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, आप जापान को ले लीजिए, दे आर ऑल बिग इकोनॉमीज, इवन बिगर इकोनॉमीज देन अस, बट स्टिल द रूपी, आप उनके करेंसीज को अगर आप देखोगे, दे कीप देयर करेंसीज जानबूझ के डाउन टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूपी डेप्रिसिएशन, एंड क्यों ये हमारे लिए जरूरी है, क्या इसका नुकसान है, क्या इसका फायदा है, और किसको इसका फायदा हो रहा है। एक चीज यहाँ पर और समझने वाली है रूपी डेप्रिसिएशन में, इफ आई वोंट से देन इट विल नॉट कंक्लूड, एंड दैट इज कि अगर रूपी डेप्रिसिएशन जो होता है वो ग्रेजुअली हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की, भाई हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी ज्यादा है तो हमारा रुपी ज्यादा डिप्रिशिएट करता है इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल करेंसीज एंड ऑल, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हैं, तो अगर वो सिचुएशन है तो इट इज स्टिल गुड। इफ द रुपी डेप्रिसिएशन इज वेरी वेरी शार्प, विच समटाइम्स हैपन ड्यू टू excessive outflow of reserves, foreign reserves, तो एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ फॉरेन रिजर्व जब होता है तो वहां पर डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ती है, रुपी जो होता है वो काफी तेजी से गिरने लगता है, एंड इसके वजह से क्या होता है कि वहां पर शार्प फॉल आता है। तो ये होना, ऑल्दो ये एक टेम्पररी फेज होता है, जब भी ऐसा होता है वी सी अ मीन रिवर्जन, लेकिन जब ये फेज होता है देन दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी पर से, इट इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड इवेंट। जनरली जब कोई बहुत बड़ा एफडीआई भागता है किसी कंट्री से और वो सडनली भागता है, तब ये इस तरह का देखा है। It could be vice versa also, no, sir? या इट कुड बी वाइस वर्सा, लेकिन आरबीआई उसका वो जो वर्षा है वो इफेक्ट आने नहीं देता है, वो कंज्यूम कर लेता है एज अ सरप्लस फॉर द रेनी डेज। सो व्हेन यू सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफडीआई बीइंग कमिंग टू इंडिया, तो वो उसको एक सिस्टम में पूरी तरह से इफेक्ट होने नहीं देते हैं। क्यों नहीं होने देते हैं, इसका रीजन आप बता सकते हैं? Mm, नहीं। ओके, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, अगर वो होने देंगे देन कोई भी ग्लोबल मेजर प्लेयर, किसी भी, मतलब किसी को तो छोड़ो, हम अपनी बात करें, कोई भी ग्लोबल प्लेयर इंडिया की इकोनॉमी को ओवरनाइट डिसरप्ट कर दे। मैंने क्या बताया आपको, जो रूपी का एक्सचेंज रेट है, डिप्रिसिएशन है, वो डायरेक्टली हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, प्रोडक्शन को हेल्प करता है। अब अगर सपोज करो कि हम आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, या सपोज हम एक कमोडिटी है जिसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक बड़े वॉल्यूम में हम एक्सपोर्ट करते हैं। आज कोई एक बड़ा प्लेयर है किसी बाहर की कंट्री में, एंड वो चाहता है कि मैं इंडिया के एक्सपोर्ट का शेयर कंज्यूम करूं, उसको डिसरप्ट करूं। तो वो क्या कर सकता है, वो इंडिया में अगर एक बहुत बड़ा एफडीआई करता है तो क्या होगा, रूपी शूटअप करेगा, रूपी शूटअप करेगा, एक कमोडिटी का कंपटीशन कम हो जाएगा, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो जैसे ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, ही विल हैव अ ग्लोबल एज एंड ही विल पुट इन दैट। तो वो आपकी इकोनॉमी को कैसे डिसरप्ट कर सकता है, जस्ट बाय पुटिंग इन एफडीआई। तो वहां पर आरबीआई का एक मैकेनिज्म है, वो उसको सडनली होने नहीं देते। क्लियर है?